मुझे वो डेटा मिल रहा है, वो इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि जब मैं मार्केट के पास जाता हूँ तो मुझे ये पता है कि किस गांव में कितने किसान कौन सी वैरायटी का कौन सा क्रॉप लगा रहे हैं और वो कब उसकी फसल आने वाली है। आपने बहुत सारे स्टार्टअप नहीं सुने कि हम 7 लेयर हैं, हम उसको हटा देंगे। हटा कोई सी नहीं सकता। इट इज़ अबाउट ट्रांसपेरेंसी कितनी लेके आएंगे। वैरायटी, क्वालिटी, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, ये सब चीज़ करनी पड़ेगी आपको। मेरे को एग्रीकल्चर ही एक ऐसा इंडस्ट्री दिखा जिसके अंदर जो मैन्युफैक्चर है ना वो प्राइस डिसाइड नहीं कर रहा होता। मैं तो कहता हूँ रोज़ तोड़ो रोज़ बेचो, चाहे 2 में बिके चाहे 200 में बिके। उसका रीज़न है कि टमाटर इज़ नॉट अ वन टाइम हार्वेस्ट क्रॉप, वो रोज़ टूट रही है। ये मार्केट जरूरी नहीं हर बार होता था, बनाया भी जाता है। मार्केट किसान डायरेक्टली नहीं बनाता, ग्रुप ऑफ फार्मर्स बनाते हैं। ट्रेडर के पास जो इन्फॉर्मेशन 4 मार्केट की थी, मेरे पास 100 मार्केट की इन्फॉर्मेशन है एंड आई एम ऑल्सो एबल टू यूटिलाइज दिस फ्रॉम दिस डेटा फार्मर। नमस्कार, गांव जंक्शन पर आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे एग्रीप्रेन्योर से जो बीटेक हैं सीएस से, जिन्होंने पीजीडीएम फाइनेंस में किया। लेकिन आप सोचिए, कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस एग्रीकल्चर है। वो किसानों को कहते हैं ये फ्रीलांसर हैं और उन्हें लगता है ये कभी नहीं खत्म होने वाला बिजनेस, इसमें इन्वेस्ट करना स्मार्टली होगा, यानी कॉरपोरेट की तरह खेती करनी होगी। हम आप खेती देखते आए हैं, करते भी आए हैं, लेकिन खेती को कॉरपोरेट की खेती में बदल करके किसान को करोड़पति बनाने का सपना क्या सिर्फ ये सोशल मीडिया पे पॉसिबल है या फिर ग्रास रूट पे, जमीन पे, हमारे खेतों में, हमारे किसान के अकाउंट में भी रिफ्लेक्ट किया जा सकता है? चलिए, हाथ कंगन को वारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, हम इसीलिए ऋतुराज को लेकर आए हैं हमारे स्टूडियो में और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जेटा फार्म्स ये शब्द कहाँ से आया और हमारे गांव में बैठे बहुत छोटे भैया, हमारे लल्लू भैया, हमारे तरह तरह के किसान कैसे समझे कि हम जेटा फार्म से भी जुड़ सकते हैं। क्या है ये जेटा? जेटा वैसे है ना, इस तरीके से टर्म कॉइन की गई थी कि हम चाहते थे कि हम सबसे बड़ी खेती करें। तो जेटा मीन्स 10 to the power 24, इट्स अ बिग नंबर। सो हम चाहते हैं, हम बेसिकली फार्म फूड फैक्ट्रीज जिसको बोला जाता है। सो लाइक फार्म्स आर आल्सो बिग फैक्ट्रीज। अगर आप यूएस के फार्म देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया के फार्म देखेंगे तो हजारों एकड़ में फैले हुए फार्म रहते हैं। इंडिया इज लाइक फ्रेगमेंटेड फार्म्स। तो हमने सोचा कि क्या हम यहाँ पे जेटा फार्म्स बना सकते हैं। जेटा इज दैट टर्म। ये तमाम चीजें आपके बैकग्राउंड में तो थी नहीं। सीएस, पीजीडीएम, मतलब एमबीए, ये जो खतरनाक टेक्निकल कॉम्बिनेशन है, उसको एग्रीकल्चर की ओर कैसे मोड़ दिया? वैसे थोड़ा सा टेक्निकली जाए तो ये यूनिट और बिजनेस वाली चीजें तो थी, इंडस्ट्री फार्मिंग वाली कभी नहीं थी। ठीक है, तो आपने जितनी भी टर्म्स अभी कॉइन करी हैं, दीज आर कॉमन टू एनी इंडस्ट्री। एग्जैक्टली राइट। आप ऑटोमोबाइल में चले जाओ, आईटी में चले जाओ, मीडिया में चले जाओ, लाइक सब में ये कॉमन यूनिट्स या कॉमन टर्मिनोलॉजी रहेंगी कि बिजनेस कैसे चलता है, इकोनॉमिक्स कैसे होंगी, यूनिट्स कैसे बनेगी, किस यूनिट पे प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बनानी, प्रॉफिट सेंटर्स क्या होते हैं, कॉस्ट सेंटर्स क्या होते हैं। बट खेती के अंदर कभी किसी ने इसकी वो एनोमली बनाई नहीं कि कैसे इसको देखना चाहिए था कि आर फार्मर्स द यूनिट्स और आर एकर्स यूनिट्स हैं। लैंड यूनिट होनी चाहिए थी कि फार्मर्स यूनिट होनी चाहिए, बट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। राइट, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे से अनसेपरेबल हैं। जब आप फार्मिंग बोलते हो तो फार्मर भी नहीं हट सकता और जमीन भी नहीं हट सकती। लेकिन जब आप दूसरी इंडस्ट्रीज में जाते हो तो ये दोनों अलग अलग तरीके से ट्रीट होते हैं। राइट, आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को भी लेते हो तो कार्स आर डिफरेंट थिंग, कार्स प्रोडक्ट हैं। राइट, फैक्ट्री आप कहीं भी लगा सकते हो, रॉ मटेरियल कहीं से भी ले सकते हो, लेकिन खेती में ऐसा नहीं है। फैक्ट्री जहाँ लगेगी, रॉ मटेरियल भी वहीं यूज होगा और वहीं से भी पैदा भी हो रहा होगा। एक किसान जब मुझे ये डेटा दे रहा होगा कि मेरी मिट्टी ऐसी है, अगर उससे नहीं आ रहा है तो हम वहाँ पे जब वो कृषि हब के अंदर वो सॉइल टेस्टिंग पता लगाएंगे तो मुझे पता है कि इस जगह की टोपोग्राफी में किस तरीके की मिट्टी की प्रोफाइलिंग है। मैं उसके बेसिस पे उसको क्रॉप सजेस्ट कर सकता हूँ। उससे उसको ही फ़ायदा नहीं है, मुझे भी फ़ायदा है कि मुझे वो डेटा मिल रहा है, वो इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि जब मैं मार्केट के पास जाता हूँ तो मुझे ये पता है कि किस गाँव में कितने किसान कौन सी वेराइटी का कौन सा क्रॉप लगा रहे हैं और वो कब उसकी फसल आने वाली है। ये नॉलेज आज की डेट में किसी के पास नहीं है। और दिस इज अ ह्यूमंगस टास्क। 60 करोड़ आबादी, ठीक है, आधी लैंड जो है अप्रोक्सीमेटली किसान खेती के ऊपर है। राइट, वो डेटा आपके पास कहाँ से आएगा? इसका बहुत अच्छे से एग्जांपल दूँ आपको। अब अपन आईटी सेक्टर और इसको देखते हैं, सो दे वर्क ऑन दिस डेटा ओनली। आप शूज की बात करोगे, शूज के ऐड दिखने लग जाएंगे। दैट्स द एल्गोरिथम। यहाँ पे एग्रीकल्चर के अंदर ये एल्गोरिथम नहीं है। एंड इंफॉर्मेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जो किसान की इंफॉर्मेशन है वो लेयर्स में बटी हुई है। जो आपने बहुत सारे स्टार्टअप नहीं सुने कि हम 7 लेयर हैं, हम उसको हटा देंगे। हटा कोई सी नहीं सकते आप। इट इज़ अबाउट ट्रांसपेरेंसी कितनी लेके आएंगे। अगर हम नोटिस करें तो बहुत पहले जब ये वेबसाइट B2B वाली वेबसाइट नहीं थी, राइट, तो जैसे चाय आती थी असम से और हमारे यहाँ पे बहुत सारे चाय के व्यापारी होते थे। मैंने बचपन में देखा है, कई लोग ऐसे आते थे, वो व्हाइट कलर के पैकेट में चाय बेचते थे और ट्रेडिंग सी करते थे। राइट,
तो अब मैं देखता हूँ तो उस चाय की प्राइसेस कम हो गई है। क्यों? क्योंकि इन्फॉर्मेशन ट्रांसपेरेंसी होगी, हमें पता लग गया। ये पता जैसे ही लगेगा तो इन्फॉर्मेशन ट्रांसपेरेंसी से दो बेनिफिट होते हैं। एक तो कंज्यूमर तक भी प्राइस सही बैठती है, और जो असली ग्रोअर था या मैन्युफैक्चरर था उसको भी प्राइस सही मिलती है। Exactly. कंज्यूमर तो वही था, घर का ही बंदा था, लेकिन ये चीज बैठी क्यों नहीं? क्योंकि वो पैरिटी इतनी बड़ी है इन्फॉर्मेशन की कि वो ट्रेल ही नहीं पता लोगों कि को। जो मल्टीपल उगा लेयर रहे हैं उसकी कीमत किस तरीके से कितनी? कीमत ही नहीं, वैरायटी के बेसिस पे कीमत डिसाइड हो जाती है, राइट? आप क्रॉप की वैरायटीज देखोगे उसके बेसिस पे तो कीमत बदलती है। वैरायटी, क्वालिटी, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, ये सब चीज करनी पड़ेगी आपको, और वो चीज इन्फॉर्मेशन अभी किसी के पास नहीं है, और वो रियल टाइम में बन भी नहीं सकती थी बिकॉज इट्स ए बिग टास्क। नहीं बना सकते आप, 1000 एकड़ का एक ही फार्म लेके बैठे हो। लेकिन ऋतुराज, इंडियन गवर्नमेंट कृषि विज्ञान केंद्र पे अच्छा खासा इन्वेस्ट करके कोशिश कर रही है। ऋतुराज कैसे उससे बेहतर बनाएंगे, और कृषि विज्ञान केंद्र क्या नहीं कर रहा है जो ऋतुराज और जेटा फार्म्स करेंगे? अब इसको ऐसे लेते हैं कि वर्क प्रोफाइल्स जो है ना वो भी फ्रेगमेंटेड है, नॉट ओनली लैंड्स। कृषि विज्ञान केंद्र का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन इट इज़ नॉट प्लेइंग द 100% रोल जो पूरे एग्रीकल्चर इकोसिस्टम को चाहिए। नहीं भी कर सकता, ऑब्वियस सी बात है। कृषि विज्ञान केंद्र का है किसानों को हेल्प करना, अच्छा बीज बताना, उनको ट्रेनिंग देना, पेस्ट मैनेजमेंट सिखाना, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट सिखाना, ये वो कर रहे हैं। लेकिन उनका दायरा या रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी तो यही थी। आज एक कॉर्पोरेट या एक कंपनी भी तो ऐसे ही चलती है। सब काम आप नहीं कर सकते, सब काम कृषि विज्ञान केंद्र भी नहीं कर सकता, सब काम एक स्टार्टअप भी नहीं कर सकता, सब काम गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है कि कृषि विज्ञान केंद्र का कॉम्पिटिटर हूं मैं या उससे कुछ अच्छा कर रहा हूँ। वो तो सरकारी संस्था है, उसका कोई कॉम्पिटिशन नहीं है उनका। लेकिन वो जो गैप है कि इस चीज से यहाँ तक वो चीज जो पहुंचानी थी, या एक स्टार्टअप ड्रोन वाला आया और केवीके ने ये चीज प्रोवाइड कर दी कि कौन सी दवाई डालनी है, और किसान को ये पता लग गया कि कब मुझे इस ड्रोन का यूज करके ये वाली दवाई डालनी है। ये कनेक्शन हम बिठा सकते हैं। यानी ये कनेक्शन मिसिंग है, जो मिसिंग है, ये लिंक मिसिंग है। सो बेसिकली इन साइलोज, टुकड़ों के अंदर देखा जाए तो दे आर बेस्ट ऑफ द थिंग्स अवेलेबल। आज मैं अगर ऐसे देखता हूँ, मैं तो खुद ICR और इनके डेटा के बेसिस पे खेती कर रहा हूँ। बेस्ट ऑफ द वेराइटीज अवेलेबल है अपने इंडिया के अंदर, ऐसा तो नहीं है कि नहीं अवेलेबल है। हम विदेशी चीज़ें देखें, ऐसा तो नहीं है कि वहाँ की अच्छी थी, यहाँ पर भी बहुत अच्छी रिसर्च हुई है, सालों साल से रिसर्च हुई है। लेकिन जो रिसर्च होने के बाद किसान तक नहीं पहुँच पा रही, क्योंकि ट्रेनिंग होने के बाद किसान तक इसलिए नहीं पहुँच पाती। एक तो रिलक्टेंस है, रेजिस्टेंस आता है ना कि मैं पहली बार ट्राई करूंगा, शुड आई टेक द रिस्क और नॉट। तो वो रिस्क क्यों ले, उसके बाद मोटिवेशन क्या है रिस्क लेने का? तो सबसे पहला मोटिवेशन तो हम ये देख सकते हैं, मैं मार्केट दे दूंगा, मिनिमम प्राइस दे दूंगा, यहाँ तक की चीज़ हम दे सकते हैं। किसान, सरकार सब चीज़ पे नहीं दे पाएगी, क्योंकि उसके भी चैलेंजेस आ जाते हैं कि आप वेयर हाउसिंग कहाँ करोगे, क्या आपके पास डायरेक्ट मार्केट है? क्योंकि आप ऐसे समझ लीजिए, गवर्नमेंट का बिजनेस ट्रेडिंग नहीं होता है डायरेक्टली, उनका है हेल्प एंड सपोर्ट करना। वो कर रहे हैं किसानों को। हम क्या कर रहे हैं? हम भी हेल्प एंड सपोर्ट के साथ बस एक स्टेप ऊपर जा रहे हैं कि हम एग्जीक्यूशन में भी घुस जाएंगे। प्लस मेरा कृषि अब वहीं के वहीं है, तो वो गांव के अंदर बिल्कुल कनेक्शन के बेसिस पे पहुंचाएगा। केवी के ब्लॉक लेवल पे होता है, मल्टीपल गांव होते हैं, तो सबको रीच आउट करना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए हम इसको बहुत छोटे यूनिट्स पे तोड़ना चाहते हैं। सो देयर आर 2 वर्क्स गोइंग ऑन, एक है खेती और एक है खेती का इकोसिस्टम डेवलप करना। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इंडिया में खेती का इकोसिस्टम अभी कितना डेवलप्ड है, और क्या क्या चीज़ें हैं जो मिसिंग हैं, जो आपने नोटिस करी हैं? साइलो वाइज तो मुझे लगता है कि काफ़ी मैच्योर्ड हो चुका है। अगर आप एग्रीटेक स्टार्टअप से मिलोगे तो यू विल फाइंड लाइक फिनोमिनल जॉब डन देयर। मैं ऐसे स्टार्टअप से मिला हूँ कि जो है ना लिविंग IoT सेंसर जैसे बना रहे हैं, जैसे कि टमाटर के पौधों के बीच में ना सनफ्लावर का पौधा उगा दिया, क्योंकि सनफ्लावर के पौधे पे पहले रिएक्शंस आने लग जाते हैं, आपको पहले दिखने लग जाएगा एफिड अटैक, है ना, वो सॉइल मॉइस्चर का अगर इफेक्ट आने वाला है तो सनफ्लावर पे पहले दिखेगा, तो टमाटर की फसल पहले बचाने का। दिस इज लाइक अ वेरी गुड थिंग। आप ड्रोन के स्टार्टअप देख सकते हो जो कि ना सेल्फ पायलटेड वाले ड्रोन्स भी आने लगे हैं, तो दे आर डूइंग फिनोमिनल जॉब्स। लेकिन क्या होता है कि दीज स्टार्टअप्स थिंक फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। दे थिंक कि फार्मर मेरा क्लाइंट है, क्योंकि बेचना तो उन्हीं को था। ठीक है, फार्मर सोचता है कि मैं इतनी महंगी चीज़ अफोर्ड ही नहीं कर सकता। प्लस अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज का गैप है, क्योंकि एजुकेशन कम है, कि उसको ये नहीं देखता कि आज मैं 1 रुपया ज़्यादा लगा दूंगा, लेकिन इससे मुझे बेनिफिट ये मिलेगा कि मैं 15 रुपये की चीज़ बचा लूंगा। इकोनॉमिक सेंस नहीं बना पाता, थोड़ा सा मैथ्स, हाँ, तो असर्टेन नहीं कर सकता ना। उसको ऐसा लगता है ये तो नई नई सी चीज़ है, मैंने कभी इससे पहले इस्तेमाल नहीं करी, तो मैं आज एकदम से कैसे ले लूँ, इस चीज़ को अडॉप्ट कैसे करूँ? तो वो एक गैप है। तो इस स्टार्टअप ने तो कोई गलत काम नहीं किया था, इसने तो बहुत अच्छी चीज़ बनाई, अपने लेवल पे सब चीज़ रिसर्च भी करी। देयर इज अ स्टार्टअप, मैं उदयपुर के एक स्टार्टअप से मिला था, उन्होंने इतना अच्छा प्रोडक्ट बना रखा है कि जो सॉइल के अंदर है ना मॉइस्चर रिटेन करने का एक प्रोडक्ट बना रखा है, लाइक एसोसिएटेड विद जापानीज कंपनी एंड ऑल। बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया हुआ उन्होंने। तो ऐसा प्रोडक्ट किसानों को देते हो, किसान बोले ये हम अलग से और डालें, अभी फर्टिलाइजर तो डाल ही रहे थे, ये और दे दो अब तुम हमें, तो वो ऐसा थॉट प्रोसेस आता है। तो ये गैप है। इन्होंने पेटेंट ले रखा है इस प्रोडक्ट के ऊपर, इतना अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन किसान बोलता है मेरे को पेटेंट वगैरह से मतलब नहीं है, तुम
किसान का थॉट प्रोसेस सिर्फ दो ही चीज़ों पे फॉलो करता है, मेरी यील्ड अच्छी हो जाए और मुझे मार्केट अच्छा मिल जाए। सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट थी। इनको चाहिए थे क्लाइंट्स, सरकार को चाहिए किसान अच्छा कर ले, इनके ऊपर लोन का भार कम होए, मार्केट जो है वो इक्विलिब्रियम में बना रहे, ऐसा नहीं हो कि एक जगह पे है ना स्क्यूड हो जाए, क्योंकि करते हैं जैसे प्याज की होर्डिंग हो गई कभी तो मार्केट एकदम से स्क्यूड होने लग जाता है। सो गवर्नमेंट इस चीज़ पे वर्क कर रही है। तो आप देख रहे हो सबके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ, अब जैसे कॉर्पोरेट टर्मिनोलॉजी में यूज होता है ना KPI, परफॉर्मेंस इंडिकेटर, तो सबके परफॉर्मेंस इंडिकेटर भी अलग अलग हैं। जैसे कि मैंने एक कृषि विज्ञान केंद्र से ही वहाँ पे मार्केटिंग के लिए अलग स्पेशलिस्ट हैं, ट्रेनर हैं, उनका कहना है कि जो आगरा के पोल्ट्री फार्मर हैं जिनके पास एग्स हैं वो बड़े बड़े सुपरमार्केट से टाई अप कर लें, लेकिन एट द सेम टाइम आई थॉट कि कौन सा फार्मर होगा जो अपने ट्रे लेके जाके खड़ा होगा और उसको कौन एंटरटेन करेगा। हाँ, ये कैसे पॉसिबल है कि जो छोटे फार्मर हैं वो अपने प्रोडक्ट को डायरेक्टली मतलब किसी ब्रांड को बेच दें या ई-कॉमर्स साइट पे आए, जबकि वो खुद स्मार्टफोन यूजर भी ना हो। आप इसको ऐसे लीजिए, अगर किसान डायरेक्टली बेचना शुरू करेगा तो भी जरूरी नहीं वो प्रॉफिट कमा पाएगा, बिकॉज एज वी वर डिस्कसिंग, हम अलग अलग डिपार्टमेंट्स की बात करें तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट इज लॉजिस्टिक्स। अगर किसान अकेले लेवल पे लॉजिस्टिक्स मैनेज करने की ट्राई करेगा तो वो कॉस्टली ही पड़ेगा। एग बनाने वाला प्रोसेस जो था, एग प्रोड्यूस होने तक तो उसका खर्चा लिमिटेड है, हो सकता है सारे छोटे किसानों का सेम होगा। Exactly. लेकिन अगर किसी ने 2 ही ट्रे बनाई तो 2 ट्रे उसको ई-कॉमर्स वेबसाइट तक भेजने में महंगा पड़ जाएगा। Exactly. आप ये चीज़ नोटिस करो कि किसानों के साथ ही नहीं, ये नॉर्मल लोगों के साथ भी यही होता है। आपने देखे होंगे ना, जैसे Tier 2 सिटीज़ के अंदर, Tier 3 सिटीज़ के अंदर लोग है ना वो सॉफ्ट टॉयज बना के अमेजन और इस पे बेच रहे हैं, या कुछ चीज़ें बेच रहे हैं, मसाले और ये सब चीज़ें। तो जिसके पास प्रोडक्शन कम है ना, उनके कॉस्टली पड़ता है ये चीज़, वो रिमूव होना चाहते हैं इन सब ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से। बोले ये हमारे कॉस्टली पड़ा है लॉजिस्टिक्स, वो खर्चा ले लेते हैं हमसे आने जाने का और सब चीज़ें, डिलीवरी चार्जेस का, तो वो किसान के लिए भी कॉस्टली है। तो आपको बीच में एग्रीगेशन करना ही पड़ेगा। दिस इज हाउ नॉट ओनली किसानी, ये हर इंडस्ट्री ऐसे ही वर्क करती है कि छोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो हैं वो किसी बड़े कंपनी के लिए ना जॉब वर्क का काम कर रहे होते हैं। लॉजिस्टिक्स बड़ी कंपनी मैनेज करती है। अगर ये छोटे यूनिट्स के बराबर का काम कोई बड़ी फैक्ट्री लग जाती है तो वो फिर है ना एक्सक्लूसिव टाई अप करते हैं कि भाई आप और किसी को मत ना एंगेज करना इस चीज़ के लिए कि मैं ही प्रोड्यूस करूँगा सारा का सारा। लाइक अगर आप देखेंगे मानेसर के अंदर कितनी बड़ी बड़ी, नीमराना के अंदर देखोगे जापानीज़ कंपनी बनी हुई है, ओरियन मैन्युफैक्चरर्स हैं, मारुति के बिल्कुल छोटे छोटे से ना वो इक्विपमेंट बनेंगे, तो एक ही जगह पे बन रहे पूरे इंडिया के अंदर। चाहते तो ये छोटे छोटे भी बन सकते थे, घरेलू गृह उद्योग भी बन सकते थे। तो यही बैलेंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। वी फॉरगेट दिस थिंग कि किसान इंपॉर्टेंट है, वो रूट लेवल पे ये ग्रो कर रहा है, लेकिन जब तक इनका एग्रीगेशन नहीं होगा, किसानों का नहीं छोड़ के आप ऐसे बोल लो कि इंडस्ट्री का एग्रीगेशन नहीं होगा, तब तक ये पजल जो है, ये मतलब चीज़ें जो हैं वो कॉम्प्लेक्स ही बनी रहेंगी। आपका एग्जाम्पल को ही लेके चलें तो जब तक 2-2 ट्रे लेके किसान पहुंचेगा तो नहीं हो सकता। आपको बीच में एक पर्सन चाहिए, या तो एक FPO बन जाए वहाँ पे, वो सबसे एग्रीगेट करे, फिर वो ई-कॉमर्स के साथ टाई अप करे। फिर लड़ाई होती है कि ब्रांड किसका यूज़ होगा। FPO बोलेगा मेरा ब्रांड यूज होगा, ई-कॉमर्स बोलेगा कि अगर मैं मल्टी ब्रांड करूंगा तो फिर एग का ब्रांड तो नहीं हो सकता था। या तो आप पैकेजिंग करो। Exactly. आप ऑब्वियसली बात है ना, आप आलू खरीदने जाते हो, आप ये नहीं बोलते कि मेरे को XYZ ब्रांड का आलू दो या XYZ ब्रांड का आलू दो। Exactly. ऐसा नहीं होता है, आप सिर्फ आलू खरीदने जा रहे हो बिकॉज इट्स अ नेचुरल प्रोडक्ट। यही चीज़ है। आप एग की ब्रांडिंग नहीं होती, कंपनी की ब्रांडिंग होती है। तो किसानी प्रोडक्ट के अंदर जब तक प्रोड्यूस की वैल्यू एडिशन नहीं हुई है तब तक आप ब्रांडिंग नहीं करोगे। तब तक आप सर्विस की ब्रांडिंग करोगे। तो आपको ये सोचना पड़ेगा क्या एक FPO एक बड़े बिग जायंट जितना मार्केटिंग फंड कर सकता है? नहीं, मुझे नहीं लगता कर पाएगा। लाइक HUL इज लाइक वेरी बिग, पेप्सिको इज वेरी बिग। किसानों को ये अंदाजा कैसे लगे, वो इतने एजुकेटेड कैसे हो कि उनको ये पता हो कि अगर ये मेरा छोटा छोटा, मेरे गांव का ये छोटा छोटा प्रोडक्ट अगर बल्क में हो जाए तो इसकी वैल्यू XYZ जगह पे या प्रोसेसिंग मार्केट में या किसी पर्टिकुलर मार्केट में इतनी ज़्यादा है। ये अवेयरनेस कैसे आएगी? ये अवेयरनेस तो अभी किसी ने बना ही नहीं रखी है। इसी चीज़ की तो सब लोग पैसा बना रहे हैं। मार्जिन हर लेयर के अंदर जो लोग पैसा बना रहे हैं वो इसी रीज़न से तो बना रहे हैं। अगर किसान को ही पता लग जाता कि फैक्ट्री कितने रुपए में खरीद रही है तो बीच के एग्रीगेटर्स गायब होने लग जाते हैं। दूसरा, इससे पहले एक स्टेप पे आएंगे, किसानों को सबसे पहले ये पता नहीं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है। अगर आम उनका 10 रुपये में प्रोड्यूस हो रहा है, देन दैट किसान और दैट फार्मर शुड बी वेरी हैप्पी सेलिंग इट एट लाइक 30 रुपीज़ ऑल्सो। बेच दो, 10 रुपये के 30 रुपये कर दिए हैं तुमने, ठीक है, सिंगल सीजन के अंदर। साल भर में चलो एक ही बार आम आता है, मैं तो कह रहा हूँ 12 महीने के अंदर अगर 10 रुपये की चीज़ 30 रुपये में हो रही है तो नथिंग बैड देन दैट। आपका वाला सवाल तब लॉजिकल है जब किसान पहले 10 के 30 वाले लेवल पे तो आए। जब हम वहाँ पे ही नहीं पहुँचे, किसान तो अभी ये वाली इकोनॉमिक्स ही नहीं समझाए। यूनिट लेवल पे किसान इज ऑलवेज प्रॉफिटेबल, बट हम एग्रीगेट नहीं किए हैं तो किसान क्रिप करता है। क्रिप क्यों करता है? देखते हैं मेरे तो 2 एकड़ से ही पैसा आ रहा है,
2 एकड़ से किसी का घर नहीं चल रहा, तो ही वांट्स कि पर एकड़ में मेरा पैसा इंक्रीज़ हो। पर एकड़ से पैसा इंक्रीज़ करने के लिए प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, वो होगी नहीं क्योंकि सप्लाई तो सब सारे किसानों की सेम है। ये भी एक पैरिटी आ जाती है। तो इसलिए पता ही नहीं होता है कि अपने प्रोडक्ट की प्राइस क्या होनी चाहिए, जो मंडी डिसाइड करेगा वही तो होगा। नहीं, प्रोडक्ट की प्राइस सबको पता होनी चाहिए। प्रोडक्ट की प्राइस निकालने का सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला है, आपका कॉस्ट कितना आया उसके ऊपर एक मार्जिन जोड़ दो। जैसा हमने बताया अभी, आम का अगर प्रोडक्शन कॉस्ट 10 रुपये आ रहा है तो आप 20 रुपये जोड़ दो, उसके ऊपर 15 रुपये जोड़ो। यही तो प्ले होता है मार्केट के अंदर। अगर आपने भी एक प्रोडक्ट निकाला, मैंने भी एक प्रोडक्ट निकाला, हम दोनों ने सबको सेम प्रोडक्ट निकाला, आपने 12 रुपये की प्राइस रखी, मैंने 15 की रखी। अगर मेरी ब्रांडिंग अच्छी है तो मेरा प्रोडक्ट बिक जाएगा, आपकी ब्रांडिंग अच्छी है तो आपका बिक जाएगा। अगर हम दोनों ने बिल्कुल सिंपल मान लेते हैं, सिर्फ प्राइस फैक्टर है ना अगर, तो आपका प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा क्योंकि आपने 12 रुपये की प्राइस रखी थी, मैंने ज़्यादा रख रखी थी प्राइस। तो मार्केट और मंडी का इक्विलिब्रियम भी यही होता है। मेरे को एग्रीकल्चर ही एक ऐसा इंडस्ट्री दिखा जिसके अंदर जो मैन्युफैक्चरर है ना वो प्राइस डिसाइड नहीं कर रहा होता, जबकि किसान मैन्युफैक्चरर है। और ये मैंने भी फेस किया है। मैं किसानों की क्या बात करूं, मैं भी जब शुरू के अंदर मंडी में गया हूं तो आई फेस दिस थिंग। क्या किसान जाता है, 4 किसान आए, एग्जांपल लेते हैं कि 4 किसान आए, वो अपने कुकुम्बर्स लेके आए मार्केट के अंदर। एक ने बोला मैं 25 रुपये में बेचूंगा, दूसरा वाला बोल रहा है मैं 12 में बेचूंगा, तो 12 वाले के सबसे पहले बिक जाएंगे। 25 वाला वेट करता रहेगा क्योंकि जितने भी लोग खरीदार आ रहे हैं वो बोले मंडी की तो प्राइस 12 चल रही है, तुम 25 में क्यों बेच रहे हो? बोले नहीं चल रही है, या तो 12 वाले पूरे खत्म हो जाए तब तो उसकी 25 वाले की वैल्यू बनेगी, और नहीं आए तो सब उसको कंपेयर करेंगे, वो 12 में दे रहा है तू 25 में क्यों दे रहा है। और बीच में एक आड़त बैठा होता है, वो क्या कहता है, भाई मार्केट में 12 चल रहा है 25 चल रहा है, ऐसा करो 20 में बेचो दोनों। तभी तो मैं सोचूं ये टमाटर 2 रुपए किलो क्यों बिका, नासिक में प्याज क्यों फेंकी जा रही है, तो वहां पे ऐसा क्या हुआ होगा कि इतनी कॉस्ट, क्योंकि ऑब्वियसली 2 रुपए में तो कोई नहीं टमाटर उगा सकता है, नहीं उगा सकता, ये तो सबको पता है। करेक्ट है। उसको मंडी तक ले जाने का भी खर्च 2 रुपए से ज्यादा होगा अगर सब लोग मिलके बेचेंगे तो भी। तो इतना कम कॉस्ट नहीं, इतना प्राइस ड्रॉप कैसे होता है? ये सप्लाई की वजह से यहाँ पे होता है कि अब मार्केट में इतने सारे टमाटर आ गए, उस दिन आ गए अगर टोमेटोज ज़्यादा, सो सब लोग क्या सोचेंगे, सप्लाई ज़्यादा है, अगर नहीं बिका तो ये किसान वापस तो लेके नहीं जा सकता, तो प्राइस गिरना शुरू होती है। तो वो गिर के उस इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाती है कि 2 रुपये पे। एक किसान अगर फ्रस्ट्रेट होकर बोल दे चल यार मैं आज खाली करके जाता हूँ, 2 रुपये में ले जा, एक ने बोलने की देर थी बस, या एक को आड़त का प्रेशर करने की देर थी बस कि नहीं हो रहा है, तू 2 रुपये में बेच के खत्म कर, आज की गाड़ी खाली कर। जैसे ही वो ये बोलेगा, या फिर ट्रक वाले का प्रेशर कि बोले मैं कितनी देर तक ट्रक खड़ा रखूँ, मेरे को ट्रक खाली करना है, तू रेट उतार तेरी। उस प्रेशर में आके जैसे ही एक ने 2 रुपये बोली तो सारे किसान की 2 रुपये हो जाएगी उस दिन। और खुद का विवेक अगर उसने एडमेंटली यूज़ करा तो भी उसकी क्रॉप खराब होनी है क्योंकि लोग रिजेक्ट कर जाएंगे उसको। क्योंकि फिर दूसरे दिन जब ये हवा चली तो सबने अपने खेतों में टमाटर तोड़े ही नहीं, और मैंने कई टमाटर देखे खाद बन रहे हैं। बिल्कुल। वो उन्होंने कहा कि तोड़ के ले जाने का कॉस्ट इतना बुरा है कि वो बेहतर है कि फर्टिलाइज हो जाए। मैं इसमें थोड़ा सा है ना अलग सोच रखता हूँ। मैं तो कहता हूँ रोज़ तोड़ो रोज़ बेचो, चाहे 2 में बिके चाहे 200 में बिके। उसका रीज़न है कि टमाटर इज़ नॉट अ वन टाइम हार्वेस्ट क्रॉप, वो रोज़ टूट रही है। ठीक है, टमाटर की कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग जो है वो ऑन एन एवरेज 5 रुपये तक आ जाएगी आपकी, लेकिन वो तब आएगी। कॉस्ट कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, जब तक पूरा हार्वेस्ट नहीं होता आपने कॉस्ट कैसे कैलकुलेट कर ली? जब मैंने पहले दिन लगाया, 8 महीने की फसल है, 2 महीने बाद से आना शुरू होगी तो 6 महीने तक हार्वेस्ट होना है। तो टोटल हार्वेस्ट को आप मतलब टोटल कॉस्ट को टोटल हार्वेस्ट से डिवाइड करोगे तभी तो कॉस्ट आएगी। आपने टोटल हार्वेस्ट ली नहीं, और अगर बीच में आपने बाय मार्केट से रिएक्ट करके, मार्केट के बेसिस पे रिएक्ट करके कुछ फसल और बर्बाद भी कर दी, तो हार्वेस्ट तो आया था, तो इसका मतलब कॉस्ट तो कम थी लेकिन आपने खुद ही ने वेस्ट किया उसको। तो यानी मुनाफा आए तो मुनाफा, नुकसान हो तो वो भी झेलो। ये समझ की बात है। यहाँ पे इकोनॉमिक्स आ जाती है फिर से कि अगर रेगुलर तुड़ाई वाली फसल है, जैसे चिलीज, टोमेटोज, बैंगन, इस टाइप की कोई फसल है, तो रोज तोड़ो रोज बेचो। और अगर सिंगल हार्वेस्ट क्रॉप है और उसको आप स्टोर कर सकते हो, देन यू शुड प्ले अराउंड इन अ वे कि सबसे पहले अपनी कॉस्ट कवर कर लो, फिर जितना भी बिकेगा उसका प्रॉफिट होगा। लेकिन उस प्रॉफिट के ऊपर ये ध्यान रखना है कि कितना डिले बेच रहे हो, उस पर आपका ब्याज लग रहा है। स्टोरेज भी कॉस्ट करती है, स्टोरेज की कॉस्ट है, और प्लस आपने मार्केट से अगर ब्याज ले रखा तो उसको नहीं चुका, ऐसे कॉस्ट रिकवर करी थी तो वो लग रहा है। तो कैश फ्लो का भी तो ब्याज होता है ना। आज आया हाथ में पैसा, आज के 100 रुपए वर्सेस 1 साल बाद आए 100 रुपए जो है आपके हाथ में 94 रुपए के बराबर है, बिकॉज इन्फ्लेशन भी तो है 6%। एग्जैक्टली, वो जितना दे ये चीज समझनी जरूरी हो जाए। मार्केट कैसे ढूंढा जाता है, मतलब जैसे कि क्या स्टैंडर्ड मार्केट ढूंढना नहीं होता। मार्केट है ना 2 तरीके होते हैं। मार्केट एक तो बनाया जाता है, या तो आपको पता हो कि आप क्या करने वाले हो। अगर अलवर के किसान ने सोच लिया कि ठीक है मैं दिल्ली मंडी बेचूंगा, देन इट इज वेरी सॉर्टेड कि उसको पता है कि वो क्या करने वाला है। अगर उसने सोचा मैं अलवर मंडी बेचूंगा, तो आप बिगड़ गए, खत्म है, जुकीनी नहीं बिकेगी अलवर मंडी में आपके, कोई नहीं खरीदने वाला, आधे लोग तो पहचानते भी नहीं होंगे वहाँ पे। तो ये अंडरस्टैंडिंग है। आप स्टार्टअप्स को ले लीजिए, मार्केट जरूरी नहीं हर बार होता था, बनाया भी जाता है। मार्केट किसान डायरेक्टली नहीं बनाता, ग्रुप ऑफ फार्मर्स बनाते हैं। ग्रुप ऑफ फार्मर्स के साथ केवीकेस भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एफपीओज भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्टार्टअप्स भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
उसमें स्टॉक होल्ड नहीं करना चाहिए, फ्लो करते रहो। हाँ हमेशा। तो ये चीज़ है ना, हर बिजनेस में ट्रू है। जब तक आपका कैश फ्लो रनिंग है, स्टैग्नेंट नहीं है, देन इट इज़ अ गुड बिजनेस। पुराने वो दुकानदारों बनिए लोग नहीं बोलते थे कि गल्ला हमेशा चलता रहना चाहिए, तो ये किसान के लेवल पे भी ट्रू है। एग्रीकल्चर इस बिजनेस को क्यों चुना? मतलब स्टार्टअप करने के लिए दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं। और मैं शुरू से ही है ना थोड़ा सा इंक्लाइन था कि बोरिंग बिजनेसेस है ना लोग करना नहीं चाहते हैं, लोग चाहते हैं फ्लैशी बिजनेस करना। वो तो मैं लकी रहा कि है ना मेरा बिजनेस टेक्निकली देखा जाए तो बोरिंग बिजनेस है, फार्मिंग कर रहा है यार क्या है, लेकिन क्या है ये इतना बोरिंग हो गया कि लोगों के लिए फ्लैशी बन गया। अरे तुम फार्मिंग कर रहे हो, वो वाले लेवल पे हमारा नाम होने लग गया उस मोड में कि अगर सपोज में कोई दूसरा बोरिंग कर रहा होता तो नहीं होता इतना कि दुकान खोल ली वो भी बोरिंग बिजनेस है, गोलगप्पे बेच ली वो भी बोरिंग बिजनेस है, लेकिन पैसा में मार्जिन बहुत है इन सब चीज़ों के, चाय बेचने वाले थड़ी के अंदर, गोलगप्पे वाले में, राइट, सीधा डबल मार्जिन होता है, ऑपरेटिंग मार्जिन इज वेरी हाई। खेती में भी वैसा ही मार्जिन है, लेकिन खेती इज लाइक बोरिंग के साथ साथ टू मच, इट रिक्वायर टू मच ऑफ हार्ड वर्क। इसके पीछे वो बात अलग है कि मेरी लाइफ भी एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करती है। मैं फाइनेंस के बाद सोलर इंडस्ट्री में गया था, सोलर इंडस्ट्री के अंदर हम इन्वेस्टर से मिलते थे, तो आई गॉट टू, मेरी वो लर्निंग बनी कि जितने भी इन्वेस्टर हैं सबके पास एग्रीकल्चर लैंड्स हैं। क्यों है? तो वो लर्निंग बनी कि अच्छा धीरे धीरे जब इंसान का एक स्टैंडर्ड बढ़ता है, वो पैसे कमाने लगता है, तो पहले क्या करेगा, घर खरीदेगा, गाड़ी खरीदेगा, फिर किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेगा, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी में, फिर वो भी हो जाएगा तो गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर लेगा, फिर क्या, फिर वो एक एग्रीकल्चर लैंड खरीदता है। हम बहुत ऐसे किसानों से मिले हैं, एक तो अभी रिसेंटली मिले जिनका बेटा आईएएस है और बड़ा बड़ा पॉली हाउस और अलवर में ही, मतलब राजस्थान में पानी अच्छा सा। इसके अलावा मैंने देखा भरतपुर में ऐसे ही है, उन्होंने अपनी रिटायरमेंट ऐसे प्लान करी कि गुआवा का 3 हेक्टेयर सॉरी, वो 30 तारीख को रिटायर हुए और 7 जुलाई को उनको तो ये डबल पैसा। उन्होंने कहा कि मुझे रिटायरमेंट पे 1 करोड़ मिलेंगे और अब मैं सोच रहा हूँ मैं 1 करोड़ 2 साल में कमा रहा हूँ। देख लो, गुआवा, ताइवान पिंक। खेती इज लाइक अ वेरी गुड बिजनेस इन टर्म्स ऑफ मनी। अगर आपने प्लांटेशन कोई भी लगा देता है तो प्लांटेशन तो मैं कहता हूँ इट इज मच बेटर देन एफडीज। एफडी है प्लांटेशन, 3 साल तक आपका पैसा पड़ा रहेगा, कुछ भी नहीं आना उससे, लेकिन मेहनत भी कम है। प्लांटेशन में आप गुआवा का लगाओ, आप मैंगोज का, मैंगोज आर वेरी गुड, आप डेट पाम्स लगाओ, कितना अच्छे रिटर्न्स हैं हर प्लांटेशन के अंदर। खजूर से भी बहुत अच्छे पैसे हैं। चीकू हैं, साउथ में जाओ काजू लगाते हैं लोग, सो दिट इज लाइक वेरी गुड। पेपर लगाते हैं, एरिका नट लगाते हैं, गुड बिजनेस मॉडल्स। बट क्या है, इन सब चीज़ें मेहनत मांगती है। तो मेरा ट्रांजिशन ऐसे ही होता गया, सोलर से आया, मैं इसमें आया, फिर मैंने देखा कि इसके अंदर ना फाइनेंशियल गैप के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग गैप भी बहुत ज़्यादा है। एंड नो बडी वॉज पुटिंग देयर हैंड्स कि सॉइल के अंदर मेरे को हाथ डालने, मेरे को नहीं सोचना वहाँ पे, किसान करेगा जो कुछ करेगा। हमने बोला किसान भी तो नहीं कर पा रहा, प्रॉब्लम भी तो यही है, हम सिर्फ सोच रहे हैं किसान कर रहा है। आप नोटिस करो, किसान अभी ऑप्टिमल वे में तो काम ही नहीं कर रहा, तो भी हम इतना कुछ कर पा रहे हैं। Exactly. सोचो वो ऑप्टिमल करे हम फूड सिक्योरिटी से कतई ऊपर उठ चुके हैं। हाँ। हम एक्सपोर्ट में चैंपियन हो चुके हैं। बासमती, नॉन बासमती, नाम लो, राइस में हम नंबर 1 हैं। सो अगर हम अपने 50% कैपेसिटी पे इतना कुछ अचीव कर रहे हैं, तो सोचो उसको ऑप्टिमल करना ही अपने आप में कितना बड़ा बिजनेस बन जाएगा। हम तो उस पे प्ले कर रहे हैं, लोग ट्रेडिंग पे प्ले कर रहे हैं, स्टार्टअप टेक पे प्ले कर रहे हैं। मैंने कहा तुम सबने बहुत अच्छी चीजें बना ली, सोचो ये किसान यूज करने लग जाए तो। अभी तो वो यूज ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि समझ नहीं थी, ये नहीं थी, कॉस्ट लग रही थी, ये सब चीज लग रही थी। आप इंटरेस्टिंग फैक्ट, अगर आपने कपास की बात करी तो इंडिया में कपास जो है वो नॉर्मल प्रोडक्शन होता है 1 एकड़ से लगभग 400-500 किलो टाइप्स, लेकिन आप ग्लोबल देखोगे तो ग्लोबल एवरेज जाता है 2000 किलो। अभी हम रिसेंटली कॉटन प्रोडक्शन कर भी रहे हैं, तो हमने देखा कि हम एक अच्छी टेक्नोलॉजी, वो हाई डेंसिटी प्लांटेशन वाले उसके अंदर कर रहे हैं, तो आई सॉ द डिफरेंस। यहाँ का किसान ट्रेडिशनली लगभग 8-9 हज़ार पौधे लगाता है 1 एकड़ के अंदर, हम लगा रहे हैं 30,000, और ग्लोबल पीक है 75,000। 75,000 पौधे कॉटन के 1 एकड़ के अंदर। कौन सी वेराइटी? यही मतलब बीटी कॉटन नहीं है, लेकिन वही अलग अलग उसमें वेराइटीज आती हैं, लेकिन वो हाई डेंसिटी क्यों? वो बोलते हैं हम तो छोटी बुश रखेंगे, सीधा हार्वेस्टर लाके काट देंगे, कॉन्टामिनेशन नहीं होगा, मशीनरी का यूज होगा। ठीक, यहाँ के किसान क्या करते हैं, मल्टीपल पिकिंग करते हैं। तो जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, ही कॉइंड द राइट टर्म, के वो तो क्रिसमस ट्री बना देते हैं, इसको तोड़ते रहते हैं, बड़ा होता रहता है, उसमें रुई आती रहती है, सुंदर दिखता रहता है। टिंडे कहे जाते हैं उन्हें। तो उसे कई बार तोड़ते हैं। आप लोग ऐसा नहीं करते? 1 टाइम हार्वेस्ट। खेती में एआई कैसे काम करेगा? हमारे इंडिया में कैसा इसका फ्यूचर है? सो एआई के अंदर अगर हम देखें तो गवर्नमेंट भी वैसे इस पे काम कर रही है। इट अगेन बॉइल्स डाउन टू डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। अगर आपके पास सही जगह से सही इन्फॉर्मेशन आ रही है, सो आप यहाँ पे लोगों को इन्फॉर्मेशन एनालाइज करने पे मत बिठाओ, आप वहाँ पे एआई बिठाओ, काम करने में लोग ही बिठाओ, ये मेरा मानना है। क्योंकि अगर आपने काम करने से भी लोग हटा दिए तो एआई विल टेक ओवर दैट। हम रोबोट से तो मैं खेती नहीं करा सकता। तो इंडिया में अभी खेती के क्षेत्र में सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फॉर्मेशन गैप तो है ही, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले एस्टेब्लिश भी किया इस चीज़ को, कि इन्फॉर्मेशन गैप हर लेवल पे है। खेती करने के तरीके में भी है, खेती होने के बाद प्राइस पैरिटी और मार्केट गैप को लेके भी है,
प्लस अंडरस्टैंडिंग ऑफ पेस्ट न्यूट्रिशन को लेके भी है, ठीक है। जैसे ह्यूमंस के अंदर बात करें ना, अपन अपनी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट लिया है तो एआई बहुत अच्छे से जांच लेगा। हो सकता है मैं सेम काम मोनोटोनस किसी डॉक्टर को दूं, इससे बेटर एआई के पास रिपोर्ट डालते रहो, वो जांच लेगा आपको। आप एक फिर स्किम कर सकता है डॉक्टर उसको। तो वैसे ही किसान के अंदर भी सॉइल टेस्टिंग की रिपोर्ट आप डालते जाओ, वो एआई के बेसिस पे बता देगा आपकी अच्छी है, क्या डालना है, क्या करना है। दिस इज द बेटर अप्रोच। अब फिर ये दौर कब आएगा कि किसान का बेटा किसान बनना चाहेगा, वो तो जब या उसको, किसान खुद कहे कि मेरा बेटा भी मेरी खेती में ही हाथ बटाएगा? जब उसको वो दिखने लग जाए कि इसके अंदर अब मेरे बेटे को वो सारी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज मिल रही है एंड वो इसके अंदर पैसा बना पा रहा है, वो चेंज हम लेके आना चाहते हैं। एजुकेशन सिस्टम में किस तरीके का चेंज होना चाहिए ऋतुराज, ताकि जैसे कि एमबीए फाइनेंस है, एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर का एक सिंपल ढर्रामेटिक कोर्स है, या फिर उसको रिव्यू करना चाहिए? रिव्यू करना चाहिए। उसमें क्या एडिशन होना चाहिए? मुझे लगता है कि थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी इन्वॉल्व होनी चाहिए। प्रैक्टिकली का मेरा मतलब ये है कि जो मैंने अभी तक जितने भी स्टूडेंट से इंटरेक्ट किया है एग्रीकल्चर वाले लोगों से, तो मैंने एक बहुत जेनरिक सा ट्रेंड देखा। ये सब लोग है ना, एक वो रावे करते हैं बीएससी एग्रीकल्चर करते हुए, एक है ना वो रूरल सेक्टर के अंदर जाके अपना। तो मैं देखा कि तुम सब है ना एक ही जगह पे क्यों जाते हो? ज़्यादातर लोग हमारे राजस्थान में देहरादून जाके करने की कोशिश करते हैं, बोले हमें घूमने को मिल जाएगा। मैंने कहा ऐसे नहीं यार, तुम्हें समझना चाहिए ना, तुम्हें तो जितनी ज़्यादा जगह विजिट कर सकते हो उतना करना चाहिए। राजस्थान में तुम 10 जगह विजिट करिए, तुम्हें अलग अलग तरीके की खेती मिल जाएगी, है ना। बूंदी की साइड जाओगे अलग मिलेगी, अलवर की साइड जाओगे अलग मिलेगी, सीकर में अलग मिलेगी, है ना, जोधपुर की साइड अलग मिलेगी। ये था तुम्हारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। जो ज्यादा पढ़ा लिखा हो उसे खेती में जरूर लेके आना चाहिए। उसके लिए खेती को पहले है ना ऐसे वो डाउनग्रेडेड नहीं देखना चाहिए। वो होता है ना, मैं पढ़ लिया तो अब मैं खेती करूंगा क्या, इससे बेटर, ज़्यादा बेटर अप्रोच है मैं पढ़ लिया तो अब तो मैं पक्का खेती करूंगा। आप 90% केसेस के अंदर जिन बच्चों ने बीएससी एग्रीकल्चर ये सब करा है उन सबके पास खेत होते हैं गाँव के, और गाँव में नहीं भी हैं तो भी उनको पता है कि वो क्यों कर रहे हैं। देयर इज अ बैकग्राउंड टू इट। तो पता है क्या होता है सीन ऋतुराज, हमारे यूपी में होगा, यह काम हम भी कर रहे हैं, यह काम तुम पैसा लगा के भी कर रहे हो, क्या कहाँ गई फीस तुम्हारी? हाँ, तो वो जो आपने बात करी, तो उसके पास है प्रैक्टिकल नॉलेज, पैसा लगा के वो उसको धीरे धीरे ऑप्टिमल वे में लेके जाएगा। तो यहाँ पे एक जो जनरेशन है वो समझना पड़ेगा, जो पढ़ा लिखा बेटा किसान बन रहा है वो चीजों को थोड़ा अलग कर सकता है। ये तो अपना इंडियन सोसाइटल सिस्टम भी है ना, कि पेरेंट्स है ना बच्चे पे विश्वास नहीं करते। जो काम पेरेंट कर रहा होता है ना, वो सोचते हैं अरे मैं तुमसे पहले से करता आ रहा हूँ, तुम कैसे अच्छा करोगे। फिर यार आप थोड़ा ट्रस्ट तो करो आप। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या एग्रोनॉमिस्ट की पोस्ट, कितने एग्रोनॉमिस्ट को आप लोग हायर करते हो, क्या उनकी सैलरी स्ट्रक्चर होती है, या फिर आने वाले वक्त में ये पोस्ट कितनी फ्लरिश करेगी? हाँ, हम तो बहुत हायर करते हैं कि हमने तो पूरा एक बिल्कुल अच्छा से स्ट्रक्चर बना रखा है। हमने इसको ऐसे बना रखा है कि एक मिनिमम हमारे फार्म की यूनिट या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है, मिनिमम एरिया उसका अप्रॉक्स 50 एकड़ का होना चाहिए। तो एक 50 एकड़ के ऊपर एक फील्ड ऑफिसर होता है विच इज़ अ एग्रोनॉमिस्ट, जो अपने खेत का इनडायरेक्ट ओनर है। एक तरीके से हम उसको ओनरशिप जैसा ही देते हैं। मतलब तुम जो डिसाइड करोगे ना तुम्हारे खेत पे, वो तुम्हारी जिम्मेदारी। बहुत फ्लेक्सिबिलिटी, ओपन एंडेड एनवायरनमेंट। तुम बताओ तुम्हारे खेत की मिट्टी, पानी, वेदर, इसके हिसाब से कौन सी फसल सबसे अच्छी कर सकते हो। वी विल नॉट फोर्स यू कि तू जबरदस्ती टमाटर लगा, तेरे को लगता है लौकी लगानी, लौकी लगाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कितनी सैलरी होती होगी इंडिया में? राइट, सो एक एग्रोनॉमिस्ट को हम सैलरी देते हैं, अगर वो फ्रेशर है तो उसकी रेंज शुरू कर देते हैं हम 15-20 हज़ार टाइप से। एंड इफ इज क्वालिफाइड तो ऐसा नहीं है कि हम देने को तो फिर 60-70 हज़ार तक भी देते हैं, 80 हज़ार तक भी। इंडिया में वैसे ओवरऑल कितना कल्चर है, अगर एग्रोनॉमिस्ट है तो कितना कमा सकते हैं? आई डिड नॉट वांटेड टू से दिस वर्ड, बट मुझे लगता है कि बहुत सारी जगहों पे है ना एग्रोनॉमिस्ट वाले कैटर में है ना एक्सप्लॉइटेशन हो जाता है। इन बच्चों को है ना उतनी सैलरी नहीं मिलती है जितना वो काम कर सकते थे। तो और खासकर एग्रीकल्चर के अंदर, दूसरी इंडस्ट्री में जाते ही, जैसे अगर फर्टिलाइजर सेल या इनपुट सेल में चले जाएंगे तो वहाँ सैलरी ज़्यादा मिल जाती है, इसलिए थोड़े से शिफ्ट भी हो जाते हैं। मैं वहाँ कर लेता हूँ, एग्रोनॉमिस्ट कौन में है, ये सेल्स में ज़्यादा पैसा है। ऑब्वियसली बात है, बिजनेस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हर कंपनी के अंदर ज़्यादा पैसा बनाता है। अच्छा ऋतुराज, 2-3 ऐसे योजनाएं या स्कीम हैं जो हर किसान को पता होनी चाहिए और उसका फ़ायदा लेना चाहिए बाय नाउ। हालांकि आप तो इस काम के लिए बाकायदा अपने टीम से जोड़ते हो, बट स्टिल लेकिन मैं फिर भी बताऊं तो मुझे जो सबसे अच्छी गवर्नमेंट की चीज़ें लगती हैं वो ये लगती हैं कि एक तो सब्सिडी, जितनी भी नई टेक्नोलॉजी है ना सब पे गवर्नमेंट ने सब्सिडीज दे रखी है, ठीक है। और बहुत सारे किसान उसका यूटिलाइजेशन नहीं करते। देयर मे बी मल्टीपल रीजंस अराउंड इट, कि किसी के पास फाइनेंशियल नहीं होता या समझ नहीं होती, बट ये बेनिफिट लेना चाहिए। दूसरा, गवर्नमेंट के है ना बहुत सारे KVKs के अंदर है ना वो चलते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, बहुत सारे किसान उसका यूटिलाइज नहीं करते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, खाना भी दिया जाता है, रहने की जगह भी दी जाती है अच्छे KVKs के अंदर, तो बड़े वाले के अंदर तो सही बताऊँ। फिर थर्ड इज गवर्नमेंट की तो नहीं, हमारी योजना है हम सबको सेटा फार्मर बन जाओ और तो क्या सेटा फार्मर बनना शॉर्टकट है जिससे सारी चीजें एक प्लेटफॉर्म पे। कैसे बनते हैं? कुछ नहीं, वैसे हमारे पास एक फॉर्म है, आप जेटा फार्मर बन जाओ, इसका कोई फीस वगैरह नहीं है। बस यही है कि उसकी सिर्फ एक ही शर्त है, आपको हमें
इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी आप खेत पे कर क्या रहे हो। अगर आपने वो नहीं दी तो मैं आपको कैसे सलाह दूंगा, रैंडमली उठ के नहीं आ सकते। तो वेबसाइट के थ्रू आपसे अप्रोच हाँ, वेबसाइट के थ्रू अप्रोच कर सकते हैं, हमारी ज़ेटा फार्म्स की वेबसाइट पे जाके भी आप अप्रोच कर सकते हैं। अभी कितने स्टेट में कितने लोग जुड़े हैं हमारे? सो अगर ऐसे देखा जाए तो हमारे लगभग अभी 4000 एकड़ पे लगभग कुछ खेती चल रही है अभी 4000 एकड़, है ना। राजस्थान, गुजरात, एमपी में, ऐसे नागालैंड में चल रही है। झूम कल्टीवेशन चल रहा है नागालैंड के अंदर। वो भूत जलोकिया चिलीज आती है ना, हॉटेस्ट चिली ऑफ द वर्ल्ड, किंग चिली जिसको बोलते हैं, वो चल रही है। तो इस तरीके से किसान वहाँ पे जुड़े हुए हैं। सो ज़ेटाप्रेन्योर वाला और ये ज़ेटा एग्री नेटवर्क और ज़ेटा फार्मर वाला जो मॉडल है, ये अभी बहुत रिसेंटली स्टार्ट किया है कि लगभग 3000 किसान हम जोड़ें इसके अंदर, ज़ेटा फार्मर्स बनाए, जिससे कि एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट उनको भी मिले, उनके गांव में कृषि हब बनाए। और कृषि हब का क्राइटेरिया बहुत ही ऐसा सोच के रखा है हमने। लोग बोलते हैं कि ऐसा क्यों, एक यंग सा लड़का क्यों रखना चाहते हो? तो हमने सोचा है कि भाई वो है ना 30-32 साल से नीचे का ही लड़का होना चाहिए, उसके बाद 3 से 5 एकड़ की ज़मीन होनी चाहिए, उससे ऊपर वाला नहीं लेना है हमें। उसकी इनकम अगर करंट इनकम है कुछ तो 15 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। बोले कि ऐसा क्राइटेरिया, ऐसा क्यों स्ट्रिंजेंट? मतलब ये बहुत स्ट्रिंजेंट है हमारा। उसका रीज़न है कि अगर वो पहले से बहुत ज़्यादा कमा रहा है तो ही विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन इट, राइट। अगर वो ठीक ठाक कमा रहा है तो मैं उसको एम्पावर कर सकता हूँ। मैंने उसको कृषि खुलवाया तो उसके बाद सॉइल टेस्टिंग की मशीन आएगी, ड्रोन भी आएगा, रोटावेटर भी आएगा। वो उसका सिर्फ एकमात्र KPI है कि तेरा जो 3 एकड़ का खेत है उसको गांव का सबसे अच्छा खेत बना के मॉडल स्कूल टाइप्स, बस दैट्स द एक्सपीरियंस सेंटर, जैसे सैमसंग का एक्सपीरियंस सेंटर होता है ना। बस तो तेरा खेत ऐसा होना चाहिए कि गांव का हर आदमी तेरे पास आके पूछे तूने इतनी अच्छी खेती कैसे करी, तब वो बताना चाहिए कि मैंने ये वाले सारी चीजें सीखी थी ज़ेटा फार्म से। तो ये सब ज़ेटा फार्मर वहां से जुड़ के आएंगे। इससे फिर आपको क्या मिलेगा? सो मुझे भी बेनिफिट है, ऐसी बात नहीं है। मुझे वो प्राइस पैरिटी वाला जो गैप था ना, वो मेरे पास आ जाएगा कि एक ट्रेडर के पास जो इन्फॉर्मेशन 4 मार्केट की थी, मेरे पास 100 मार्केट की इन्फॉर्मेशन है, एंड आई एम आल्सो एबल टू यूटिलाइज दिस फ्रॉम दिस ज़ेटा फार्मर। प्लस मैं मिनिमम सपोर्ट फिर आप इंटरनेशनल प्लेयर से डील करोगे, राइट। तो हमारे पास इंटरनेशनल बायर्स हैं। हाँ, वो हमसे बोलते हैं कि यार ऋतुराज सबसे अच्छी हल्दी कहाँ की आएगी? मैंने कहा सर हल्दी तो जैसे बहुत सारे एरिया में होती है, साउथ वाली भी है, आप लकादोंग वाली भी ले सकते हो, नॉर्थ ईस्ट वाली भी ले सकते हो। वो नहीं, कुरक्यूमिन किसका अच्छा है? तो अब इन्फॉर्मेशन वो कैसी बोलते हैं? बोले नहीं ऋतुराज, हमने वहाँ से ना सोलेम से हल्दी मंगा के देख ली है, उसके अंदर क्या है, हमें बताया जाता है इतना करक्यूमिन सैंपल में अलग होता है, यहाँ पे अलग होता है, इस चीज़ को हम कैसे वो करें। देख भाई 1000 किसान हल्दी लगा रहे हैं, उनमें 800 ने सुगंधा लगाई थी, 800 में से 600 ने ऑर्गेनिक करी थी, 600 में से 500 ने ये वाला बीज लिया था फर्स्ट जनरेशन वाला, तो उसकी यील्ड भी अच्छी आने वाली है। तो इतनी यील्ड आई है, अब तुम बताओ कितनी प्राइस किसकी लगाओगे? एंड किसान विल आल्सो गेट द बेनिफिट ऑफ इट। आई विल टेक माय मार्जिन, आई एम नॉट डिनाइंग इट, आई एम डूइंग अ बिजनेस ऑफ कोर्स। बट अब वो पैरिटी जो है वो उसकी लेयर्स मैंने कम नहीं करी। अभी भी वो एग्रीगेटर बीच में होगा, मैं बोलूंगा उसी को ही, लेकिन मैं क्या बोल के भेजूंगा? अब आप सोचो बिल्कुल स्पेसिफिकली, इन्हीं 500 किसान की हल्दी मुझे चाहिए। पहले क्या बोला जाता था? इतने किलो हल्दी ला दे। दोनों में डिफरेंस है। एग्जैक्टली। एग्रीगेट करके इतनी किलो हल्दी ला दे बस मेरे को। फिर उसकी सैम्पलिंग टेस्ट होती है। अब सैंपल और प्रोसेस तो पहले से मुझे पता है, किस दिन कौन सी हल्दी लगी है, उसने क्या क्या डाला है वो भी मुझे क्यों पता है? क्योंकि उसने वो कृषि हब से लिया होगा। अगर उसने सपोज कोई डीकम्पोजर खरीदा था या रोटावेटर की मशीन चलाई थी, तो मुझे पता है उसने कितनी बार रोटावेटर चलाया था। मैं उस लेवल से उसको डेटा मैप कर सकता हूँ कि 2 बार रोटावेटर चला के हल्दी लगाई होगी तो उसका प्रोडक्शन अच्छा आ रहा होगा, क्योंकि उसकी मिट्टी ज़्यादा लूज करी है उसने। देखिए, आपने इंटरनेशनल मार्केट की बात करी है, टैरिफ का टेरर सब जगह चल रहा है और सबको पता है कि पूरी दुनिया में खासकर डोनाल्ड ट्रम्प चाहते हैं कि इंडिया का मार्केट एग्री और डेयरी सेक्टर में खुल जाए। हाँ, कैसे देखते हैं आप इसे? ये सही मूव नहीं है, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर का ओपन कर दिया तो बेसिकली क्या है, अगर आप यूएस की यील्ड से कंपेयर करोगे तो वहाँ पे यील्ड्स ज़्यादा है एंड दे आर लुकिंग फॉर बिग मार्केट्स। अब प्लस उनके पास लेकिन लिमिटेड क्रॉप्स हैं। अगर आप अमेरिकन क्रॉप देखोगे तो है क्या, सोयाबीन और सोया, मक्का, मेन चीज़ यही है। कुछ जगहों पे दाल होती है, लेकिन दाल हम इंडियन या एशियन साइड में हम प्रेफर करते हैं, अफ्रीकन दाल है तो वहाँ से लेते हैं। लेकिन अगर ये टैरिफ वाली चीज़ हो गई तो हमारे इंडियन एग्रीकल्चर इकोसिस्टम के अंदर बहुत बड़ा डिफेक्ट आने लग जाएगा कि पहले ही अगर हम अच्छा प्रोडक्शन की तरफ हम बढ़ना चाह रहे हैं, अभी तो हम वहाँ तक ऑप्टिमल, हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, हम ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन नहीं किए हैं, और बाहर का माल अगर पहले से ही आने लग गया तो इनको ये ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी पहले ही खत्म कर दिया हमने। खाद्य सुरक्षा से ऊपर उठ चुके हैं, हमारा प्रोडक्ट जाएगा बाहर कैसे? अभी आप तो इसके 2 पैरामीटर्स हैं। अगर हम जब ग्लोबल मार्केट देखते हैं तब आप मानो कि तब आप है ना मार्केट प्राइस की पीक पे बात कर रहे हो, राइट। सो मार्केट प्राइस की पीक पे बात करने का मतलब है अब आप प्राइस को कंट्रोल तो आप बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, मतलब सोचना भी बेकार है, ठीक है। जैसे वो ऐसा होता है ना, गांव में चीज खरीदे, निकल गया, हाँ तो अब हो गया। गांव में चीज 10 रुपए की थी, दिल्ली आते आते 40 की हुई, मार्केट में बाजार बाहर फॉरेन में जा रही है 250 रुपए की, वो 250 एग्जैक्ट में। तो अब अगर आपको लगता है कि 250 गिर रहा है तो जब तक वो दिल्ली वाले 50 रुपए तक नहीं पहुंचा तब तक तो आप निश्चिंत रहो। अगर उससे भी नीचे गिरने लग गया है, देन वी नीड टू वर्क ऑन द कॉस्ट पार्ट ऑफ इट। अब इसको डिक्रीज करना पड़ेगा। इसको डिक्रीज करने का सिर्फ एकमात्र तरीका यील्ड बढ़ाना।
तो आप यील्ड बनाने पर, तो अगर आप झींगे की बात कर रहे हो या किसी भी पर्टिकुलर किसी भी एग्री कमोडिटी की अगर आप बात करते हो, अगर मार्केट प्राइस, ग्लोबल मार्केट प्राइस आपके यहाँ से एक्सपोर्ट होने वाली प्राइस की पैरिटी को, जिसमें लॉजिस्टिक्स वगैरह को मैं एक बार हटा दूं, इसके अंतर को, इसके अंतर से भी नीचे जा रही है, तब आपको प्रोडक्शन इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ग्लोबल लेवल पे इंडिया के पास एग्रीकल्चर एरिया तो बहुत बड़ा है, लेकिन यील्ड लेवल पे इंडिया थोड़ा सा नीचे है। सो अगर हमें उसके ऊपर बराबरी की फाइट करनी है तो आपको यील्ड बढ़ानी पड़ेगी। इस मामले में जैसे चाइना बहुत अच्छी यील्ड करता है, मतलब वो देखते ही नहीं। हाँ, वो बात अलग है, मैं ये भी मानता हूँ, मैं इस चीज़ से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि हो सकता है वहाँ के बहुत सारे प्रोड्यूस में इतना स्वाद नहीं आता। जीएम क्रॉप्स, हाँ, जीएम क्रॉप्स इनके लिए क्या हम उस भीड़ में, उस मैं चाल जीएम में पे जाने की बात नहीं कर रहा, बट अच्छी प्रैक्टिसेस भी होंगी ना तो भी यील्ड बढ़ती है, ये मैंने देखा है। आप इंडियन हाइब्रिड वगैरह की बात करो, जो आईसीआर वगैरह ने अच्छी वैरायटीज बना के, जैसे हमने अर्का रक्षा यूज किया था, टमाटर भर भर के टमाटर, मैं खुद ही सोच में पड़ गया कि इतना टमाटर आता है क्या एक बेल के अंदर, हमारे भर भर के आया जा रहा। ग्लोबल लेवल पे जो आपने ये बात करी कि अगर आपको एक्सपोर्ट तक पहुंचना है तो वो आप पहुंच चुके हो, ठीक है। हो सकता है डायरेक्टली पहुंच जाओगे, हो सकता है कुछ लिंकेजेस भी बीच में से हटा के आप पैसे बना लोगे, लेकिन एक लेवल ऐसा आएगा जब आपको यील्ड बढ़ाना ही पड़ेगा, जिससे कि आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आप कम कर सको। सो आप नोटिस करना है एक्सपोर्ट में, नॉट ओनली एग्रीकल्चर के अंदर, सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के अंदर जो सबसे कम कॉस्ट का कर रहा है वही सबसे अच्छा बेनिफिट पा रहा होगा। बहुत सारी नई चीज़ें और अच्छी चीज़ें जानने को मिली ऋतुराज, एंड ऑल द वेरी बेस्ट, क्योंकि म्यूचुअल ये सारी चीज़ें हैं। आप अगर किसान को मजबूत करें, किसान आपको मजबूत करें, और देश में एक युवा चेहरा किसान के लिए बदल पाए। चलिए ऋतुराज, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। गाँव जंक्शन पे हम कोशिश करते रहेंगे कि आपको इस फील्ड से जुड़े कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएं, थोड़ी सी प्रेरणा, थोड़ा सा बदलाव और ढेर सारी जानकारी जो ज़िंदगी बदल सकती है। गाँव जंक्शन के लिए मैं स्नेहलता। गाँव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।